में आज हम पढ़ेंगे औसत। और औसत का मतलब होता है कि औसत होता क्या है। तो औसत का मतलब होता है कि जितनी भी हमें संख्या दी जाती है, संख्या या राशि, तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या क्या कहलाती है, औसत कहलाती है। अब उदाहरण के लिए कैसे, जैसे मान लीजिए तीन संख्या है कि 18, 20 और 22। क्वेश्चन आ जाए कि इन संख्याओं का औसत कितना होगा। औसत का मतलब होता है तीनों का समान मान, जिनके योग करने पर समान है। इनका अगर तीनों का हम योग करें तो कुल योग कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। और औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे, इन संख्याओं का योग यानी राशियों का योग। तो योग किया तो योग कितना आया, 60। और राशियों की संख्या का भाग देना होता है। तो संख्या कितनी है, 1, 2 और 3। तो 60 में 3 का भाग देंगे कितना आएगा, 20। यही इनका क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। इन संख्याओं का औसत कितना है, तो 20 है। तो औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, हमारा क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। या हम ये कहें कि अगर अंतर समान है तो बीच वाली संख्या हमेशा औसत होता है। अंतर समान होता है तो बीच वाली संख्या क्या होती है, औसत होती है। जैसे मान लीजिए कि 3, 5, 7, 9, 11 कहे कि इनका औसत क्या होगा, तो अंतर 2-2 का है सभी के अंदर, तो इनका औसत हो जाएगा कितना, 7। कारण क्यों कि यहाँ 2 कम है तो यहाँ 2 अधिक भी, यहाँ 7 से 3 4 कम है तो 7 से 11 4 ज्यादा है, तो इनका औसत कितना होगा, 7 होगा। अब औसत के अंदर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो औसत के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं संख्याओं से। जैसे कि सम संख्या कौन सी है, विषम संख्या कौन सी है, भाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है। ये सब सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि भाई प्रारंभ की 10 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो पहली बात तो यह कि आपको पता होना चाहिए कि भाई सम संख्याएं होती कौन सी है, फिर हम क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं। या कहें कि प्रारंभ की 10 विषम संख्याओं का औसत कितना है, या योग भी पूछा जा सकता है। या कहें कि प्रारंभ की 10 भाज्य संख्याओं का औसत कितना है। तो सबसे पहले तो जरूरी है क्या ध्यान में रखना कि सम संख्या होती कौन सी है और विषम संख्याएं होती कौन सी है। तो सम संख्या तो वो होगी जिनके अंदर 2 का भाग जाएगा। तो 2, 4, 6, 8, 10 ये सभी संख्याएं क्या है, सम संख्याएं, यानी कि वे सभी सम संख्या होगी जिनमें 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग जाएगा वो संख्या कौन सी होगी, सम। तो प्रथम सम संख्या कौन सी है, 2 है। यह क्वेश्चन है सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, 2 है। क्वेश्चन कहेगा कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत कितना है। तो प्रथम 10 संख्याओं के लिए तो हमें पहली पता होनी चाहिए ना। तो पहली सम संख्या कौन सी है, 2। और 10वीं सम संख्या कौन सी है, 20। कौन सी है, 20। क्योंकि ये देखो कि प्रथम 5वीं सम संख्या का मान कितना है, 10 है। तो प्रथम 10वीं सम संख्या कौन सी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। इसी प्रकार से विषम संख्याएं कौन सी है, 1, 3, 5, 7 और 9 ये संख्याएं क्या होती है, विषम संख्या है, जो 2 से विभाजित ना हो। जो 2 से विभाजित नहीं होगी वो संख्या कैसी होगी, विषम संख्या। कैसी संख्या हो जाएगी, विषम। फिर बात करें भाज्य संख्या, कौन कौन सी संख्याएं भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या वह होती है जिनके अंदर स्वयं का, एक का व अन्य किसी एक संख्या का भाग जाए, वो संख्याएं भाज्य संख्या हो। तो वह सबसे छोटी से छोटी भाज्य संख्या 4 है। कौन सी है, 4, क्योंकि 4 के अंदर खुद का भाग जा रहा है, 1 का जा रहा है, तथा अन्य एक संख्या 2 का भाग जा रहा है। किसका जा रहा है, 2 का। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4 है। 4 के अलावा भाज्य संख्या कौन सी है, 4 के अलावा हो जाएगी 6। 6 एक है भाज्य संख्या। 6 के पश्चात के अंदर कौन सी है, 8। 8 के पश्चात 9। 9 एक भाज्य है क्योंकि 9 के अंदर 3 का भाग जा रहा है। किसका भाग जा रहा है, 3 का। तो 9 एक क्या है, भाज्य संख्या। 9 के पश्चात में 10, 10 के पश्चात 12, 12 के पश्चात 14, फिर 15, 16, 18, 20, 21 ये संख्याएं क्या है, भाज्य संख्या है। यानी कि इनके अंदर स्वयं का, एक का व अन्य किसी एक संख्या का भाग जा रहा है, तो वह सभी संख्याएं कैसी होगी, भाज्य संख्या। फिर बात करें अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, तो अभाज्य संख्या वे होती है जिनके अंदर स्वयं का व एक का भाग जाए। किसका, स्वयं का और एक का भाग जाए, वह संख्याएं कैसी होगी,
तो अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। ध्यान रखना, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 एकमात्र कैसी है? सम अभाज्य संख्या। इस 2 के अलावा ऐसी कोई सम संख्या नहीं है जो अभाज्य है। 2 के अलावा ऐसी कोई सम संख्या नहीं है जो क्या है? अभाज्य है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। 2 के पश्चात अभाज्य संख्या 3, 3 के पश्चात 5, 5 के पश्चात 7, 7 के पश्चात 11। 9 एक भाज्य है, अभाज्य नहीं। 9 क्या है? भाज्य, क्योंकि 9 के अंदर स्वयं व 1 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जा रहा है। फिर 11 के पश्चात 13, 13 के पश्चात 17, 17 के पश्चात 19, 19 के पश्चात 23, 23 के पश्चात 29, 29 के पश्चात 31। तो यानी कि ये संख्याएं अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्याओं में पूछ लिया जाता है कि प्रारंभ की 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। और अभाज्य संख्याओं का हम योग करके ही औसत निकालते हैं, क्योंकि औसत के लिए क्या करेंगे? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो इन सभी का हमें योग करना होगा, और योग करने के पश्चात में जितनी संख्या उनका भाग देना होगा, जिससे हमारा क्या आएगा? औसत आएगा। एक बात ध्यान रखना, एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। एक ना ही तो क्या है? भाज्य है, और ना ही अभाज्य, क्योंकि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। एक केवल एक विषम संख्या है या एक पूर्ण संख्या है। एक क्या है? पूर्ण संख्या भी है, एक विषम संख्या है, और एक प्राकृत संख्याओं के अंदर भी गिना जाता है कि प्राकृत संख्या कौन सी है। तो प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5 ये सब सारी क्या है? प्राकृत संख्या। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? तो प्रथम 100 प्राकृत के अंदर पहली प्राकृत 1 है और प्रथम 100 के अंदर 100 है। तो वो सभी कैसी संख्याएं हैं? प्राकृत संख्या। तो ये क्लियर हो गई चीजें कि विषम संख्या कौन सी होती है, विषम कौन सी, भाज्य, अभाज्य और प्राकृत। यहीं से अब आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और क्वेश्चन किस तरह से होंगे वो अब शुरुआत करें। जैसे क्वेश्चन आ गया, प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? क्वेश्चन आया कि प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। तो देखो, एक तो औसत निकालने का तरीका है क्या कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। बराबर में आएगा क्या? औसत। बराबर में आ जाएगा क्या? औसत। अब इसके लिए तो इस सूत्र को अगर हम यूज करें तो हमें तो पहले योग करना पड़ेगा, क्योंकि 1 से लेकर के 30 तक जो कर नहीं सकते, क्योंकि एग्जाम के अंदर अगर इनका योग करेंगे फिर हम 30 का भाग देंगे, तब तक तो उतना ना तो आपको रफ कार्य दिया जाएगा और ना उतना आपके पास में समय होगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चनों के लिए डायरेक्ट क्या करें कि जब अंतर समान है, संख्याओं में क्या है? अंतर समान है, तो आप डायरेक्ट कीजिए कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2 आपका औसत आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? औसत आ जाएगा कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2 कर दीजिएगा, औसत आएगा। अब प्रथम संख्या कौन सी है? तो प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का योग, औसत पूछा है। तो प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं के अंदर प्रथम तो पहली हुई, और 30 के लिए प्लस अंतिम संख्या कौन सी हुई? 30 हुई। बट्टा में क्या कर देंगे? 2। तो 30 और 1 31। पहले आप जोड़ेंगे, ऐसा मत कर देना कि 2 से 30 काट दियो 15, 15 और 1 16 औसत आ गया नाम। अगर ऊपर प्लस का चिन्ह है तो हम डायरेक्ट काट नहीं सकते, हम तभी काट सकते हैं जब गुणा का चिन्ह हो, इनटू। तो प्लस है तो पहले जोड़ेंगे, 30 और 1 31, बट्टा में आ जाएंगे कितने? 2। 31 में 2 का भाग देंगे, औसत आ जाएगा 15.5। कि प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा?
तो प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का औसत 15.5 होगा। यह क्वेश्चन ऐसा पूछने बने कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। तो प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं के लिए पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा में क्या कर देंगे 2 कर देंगे। तो 100 और 1 101, 101 के अंदर 2 का भाग देंगे 50.5। ये हमारा क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा। क्लियर है। और औसत जब हमारे पास में है तो योग निकालने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कैसे देखिए कि भाई औसत हमारे पास में कितना है 50.5 और योग क्या होता है। तो योग अगर निकालना होता है तो योग बराबर क्या होता है संख्या इंटू औसत। संख्या इंटू क्या होता है औसत। तो औसत हमारे पास में है कितना 50.5 और संख्या भी हमारे पास में है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्या। तो इंटू में क्या रखेंगे 100 रखेंगे। तो ये पॉइंट 0 हटाएंगे तो यहां से पॉइंट हट जाएगा और 10 का 505 के अंदर गुणा करेंगे तो योग आ जाएगा कितना 5050। 1 से 100 तक की संख्याओं का कुल योग 5050 होता है। योग कितना होता है 5050। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं योग अगर निकालना होता है तो क्या करते हैं संख्या इंटू औसत। और औसत कैसे निकाल लेंगे प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2 जिससे हमारा क्या आ जाएगा औसत आ जाएगा। क्लियर होगी कहानी। जैसे क्वेश्चन आ गया प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत व योग कितना होगा। क्वेश्चन आया कि प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत व योग कितना होगा। औसत व योग के लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम औसत निकालेंगे। तो हम लिखेंगे प्रथम संख्या। तो भाई सम संख्याएं दे रखी है कौन संख्या है सम। तो पहली सम संख्या कौन सी होती है 2 और फिर इसने कहा प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत। तो भाई 40वीं सम संख्या कौन सी होगी 80 होगी। कौन सी होगी 80 कि पहली सम संख्या तो 2 है और 40वीं सम संख्या कौन सी है 80 है। ऐसा मत कर देना कि भाई अंतिम संख्या 40 है। कारण क्यों मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि सम संख्या 2 4 6 8 10। तो अब देखिए क्वेश्चन ऐसा कहे कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत बताओ। क्या कहे प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत। तो हम कहेंगे पहली संख्या तो 2 है तो प्रथम 5 तो अंतिम 5 रखेंगे क्या नहीं रखेंगे। पांचवी सम संख्या क्या है 10 है तो हम यहाँ अंतिम संख्या 10 रखेंगे। फिर बट्टा क्या करेंगे 2। तो इसी हिसाब से यहाँ करेंगे कि भाई प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत। तो पहली संख्या 2 है और 40वीं सम संख्या 80 है। बट्टा में क्या कर देंगे 2 कर देंगे। तो 80 के अंदर 2 जोड़ेंगे 82 बट्टे 2। यह हमारा क्या आया औसत आया कि औसत कितना है तो 41 है कि प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत कितना है। तो प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत 41 है। फिर अगर हमें पूछा इसने क्या योग कि योग बताइए तो योग के लिए क्या करते हैं औसत इंटू संख्या। तो औसत कितना है भाई 41 है। संख्या कितनी है 40 है तो इंटू क्या कर देंगे 40। तो 0 को तो डायरेक्ट 0 लिख दीजिए। 4 को 41 से गुणा करेंगे 164। तो प्रथम 40 सम संख्याओं का योग कितना होगा 1640 होगा। कितना होगा 1640। समझ में आ गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन दे दे प्रथम 50 सम संख्याओं का प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत के लिए हम करेंगे प्रथम संख्या। तो प्रथम सम संख्या कितनी है 2 और 50वीं सम संख्या कितनी है 100 बट्टा क्या कर देंगे 2। 100 और 2 जोड़ देंगे
102 बट्टा 2, तो औसत आ गया कितना 51, कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत है कितना 51। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन करें कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत, कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो प्रथम 50 विषम संख्याओं के औसत के लिए प्रथम संख्या, तो भाई पहली विषम संख्या कितनी होती है 1, और 50वीं विषम संख्या 99 बट्टा क्या कर देंगे 2, 99 और 1 जोड़ेंगे कितने होंगे 100, 100 में 2 का भाग देंगे, तो प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत कितना है 50 है, और प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत कितना है 51 है। कहानी समझ में आ रही है एकदम। इसी प्रकार से कह दे कि प्रथम 40 विषम संख्याओं का औसत कितना है, प्रथम 40 विषम संख्याओं का औसत कितना है, तो प्रथम 40 के लिए अगर दें तो पहली संख्या क्या है 1 है, और 40वीं विषम संख्या क्या है 79 है, क्या हो जाएगी 79 बट्टा में क्या कर देंगे 2 कर देंगे, दोनों का योग करेंगे कितना हो जाएगा 80, 80 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा भाई 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40। तो ये समझ आ गया अच्छी तरह से कि सम और विषम का पूछेंगे तो आसानी से आंसर हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर आपको भाज्य या अभाज्य का दे दिए तब ध्यान रखना ऐसा नहीं किया जा सकता भाज्य और अभाज्य में कि भाई प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2 नहीं होगा, क्योंकि भाज्य और अभाज्य के अंदर अंतर समान नहीं होता है। क्या समान नहीं होता है, अंतर समान नहीं होता। जैसे क्वेश्चन आ गया कि प्रथम 10 भाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा, क्योंकि भाज्य और अभाज्य के अंदर कभी आपको योग नहीं पूछेगा, क्योंकि योग तो हमें करना ही पड़ेगा, हर हालत में क्या करना पड़ेगा योग करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चनों के लिए हम यूज करेंगे राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। अगर औसत निकालना है तो सूत्र कौन सा यूज करेंगे, राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या, तभी हमारा क्या आ पाएगा औसत आएगा। और प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या हम तभी यूज कर सकते हैं जब संख्याओं में अंतर समान हो। अंतर भले ही 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अंतर क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, तो हम औसत निकाल सकते हैं। अब इनका औसत के लिए हम पहले तो क्या करेंगे 10 भाज्य संख्याओं का योग करेंगे। तो 10 भाज्य संख्याओं के लिए सबसे पहली भाज्य संख्या 4, 4 के पश्चात में 6, 6 के पश्चात में 8, 8 के पश्चात 9, 9 के पश्चात 10, फिर 12, 12 के पश्चात 14, फिर 15, फिर 16, उसके पश्चात 18, 18 के पश्चात 20, 20 पश्चात 21। गिन लो हो गई क्या कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमें तो कहां तक चाहिए 10 तक चाहिए कि भाई प्रथम 10 भाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। अब इन सभी का हमें क्या करना होगा योग, तो योग करेंगे तो 16 और 18 34, 34 और 15 49, 49 और 14 63, 63 और 12 75, फिर 85, 85 और 9 94, 94 और 8 102, 108 और 112। तो योग आया कितना 112, संख्या कितनी है 10, तो औसत आ जाएगा कितना 11.2, कि प्रथम 10 भाज्य संख्याओं का औसत कितना है 11.2। इसी प्रकार से अगर आए कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है, तो हम प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का भी क्या करेंगे योग करेंगे, योग करके 10 का क्या देंगे भाग देंगे, जिससे हमारा क्या आएगा औसत आएगा। क्लियर हो गई कहानी। क्योंकि इनके अंदर अगर आप योग करना चाहे तो ऐसा मत कर लेना कि भाई योग इंटू संख्या, कहानी समझ आ गई, ऐसा मत कर देना कि योग इंटू संख्या, सॉरी योग के लिए आप कर सकते हैं कि योग अगर हमें चाहिए औसत हमारा है तो औसत इंटू संख्या करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा योग आ जाएगा। क्योंकि इसी का मतलब तो क्या होता है औसत की भाई सबका 11.22 11.22 है,
यानी 10 संख्या है, सभी का मान कितना है 11.2 11.2, कुल योग कितना आ रहा है 112 आ रहा है। क्लियर? इसी प्रकार से क्वेश्चन 61 से 100 तक क्रमागत संख्याओं का औसत व्यय, 61 से 100 तक क्रमागत संख्याओं का औसत व्यय योग ज्ञात करो। यानी कि 61 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का औसत कितना है और योग कितना है। तो यानी कि क्रमागत है, इसका मतलब 61 62 63 64 इस प्रकार से कहां तक 100 तक। तो अंतर समान है ना, तो हम लिखेंगे प्रथम संख्या कितनी है 61 प्लस अंतिम संख्या कौन सी दे रखी है 100 बट्टा क्या कर देंगे 2। तो 61 और 100 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 161 बट्टा में क्या करेंगे 2 करेंगे। 161 के अंदर 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा कितना 80.5। यह हमारा क्या होगा औसत होगा कि औसत कितना है, तो औसत के लिए आंसर करेंगे 80.5। फिर पूछे योग कितना है, तो योग के लिए हम क्या करते हैं औसत इंटू संख्या। तो भाई संख्या कितनी है 61 से लेकर के 100 तक कुल संख्याएं कितनी होती है 40। कितनी संख्या होती है 40, तो इंटू क्या कर देंगे 40। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो यहां से 0 हट जाएगा और 805 को 4 से गुणा कर लेंगे, 5 चौक 20 8 चौक 32, तो आंसर हो जाएगा कितना 3220। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि योग हो जाएगा कि 61 से 100 तक क्रमागत संख्याओं का योग कितना है 3220 है। औसत कितना है तो 80.5। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं 40 से 100 तक सम संख्याओं का 40 से 100 तक सम संख्याओं का औसत व्यय योग कितना होगा। कि 40 से 100 तक सम संख्याओं का औसत व्यय योग कितना होगा। तो 40 से लेकर के हमें कहां तक बताना है 100 तक बताना है। इस क्वेश्चन के लिए मैं चाहता हूं कि मैं आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करें, क्योंकि आप भी क्लासें अगर देख रहे हैं तो बराबर क्लासें देख रहे हैं, मैथ की अगर आप क्लासें देखते हो तो बराबर कॉपी और पेन लेकर के बराबर क्वेश्चनों का आंसर करते रहे ताकि आपके समझ में आते रहेंगे। इस क्वेश्चन के लिए मैं चाहता हूं कि आपके औसत जितने अभी क्वेश्चन करवाए गए हैं कितने क्वेश्चन आपके समझ में हैं कितने नहीं है, इसलिए आप इस क्वेश्चन का आंसर पहले आप खुद करेंगे, उसके पश्चात में मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो इसके लिए मैं आपको 1 मिनट का समय दूंगा, तो आंसर कीजिए। तो उम्मीद करता हूं आंसर आपके हो गया हो। कि क्वेश्चन है कि 40 से 100 तक सम संख्याओं का औसत व योग कितना होगा। तो सम संख्या कह रखा है, इसका मतलब अंतर तो समान है कि 2 का अंतर रहेगा। प्रथम संख्या है 40, अंतिम संख्या है कितनी 100। तो हमें अगर औसत चाहिए तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2 करेंगे, तो 100 और 40 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 140 बट्टे 2। औसत आ गया हमारा कितना। क्वेश्चन पूछे कि औसत कितना होगा, औसत तो होगा 70। फिर आगे हमसे यह पूछा है कि योग कितना होगा।
तो योग के लिए हम क्या करते हैं, औसत इंटू संख्या। तो 40 से 100 तक अगर हम देखेंगे तो सम संख्याएं कितनी होगी, तो सम संख्या होगी 31। कितनी सम संख्याएं होगी, 31, क्योंकि यहां 40 दिया मैंने, 41 नहीं दिया। कितना दिया है, 40। तो 40 खुद एक संख्या को अगर जोड़ें, क्योंकि 61 से लेकर के 100 तक सम संख्याएं होती है 30। 61 से 100 तक कितनी हो जाएगी, 30। लेकिन मैंने 41 से लेकर के 100 तक संख्याएं कितनी हो जाएगी, सम 30। लेकिन मैंने साथ में क्या दिया है, 40 साथ में दिया है, जो आपने प्रथम संख्या मानी है। इसका मतलब कुल संख्या 31 है। संख्या कितनी है, 31। तो औसत आया हमारा 70, कुल संख्या 31 है। हमें योग चाहिए, तो 0 का 0 लिख लेंगे, 1 को 7 से गुणा करेंगे 7, और 7 को 3 से गुणा करेंगे 21। तो हमारा कुल योग आएगा 2170। तो ये इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 से 80 तक विषम संख्याओं का औसत व योग बताओ। क्वेश्चन है कि 60 से 80 तक विषम संख्याओं का औसत व योग बताओ। तो प्रथम संख्या अगर विषम हम देखें तो 60 तो एक क्या है, सम संख्या है। तो पहली विषम संख्या कौन सी होगी, 61 होगी। पहली विषम संख्या कौन सी हो जाएगी, 61। फिर हमें 80 तक ही बताना है, तो अंतिम विषम संख्या कौन सी होगी, 79 होगी। अंतिम विषम संख्या कौन सी होगी, 79। बट्टे कर देंगे क्या, 2। तो 61 और 79 हम जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 140। और 140 में किसका भाग देंगे, 2 का। तो 140 में 2 का भाग दिया, औसत आ गया कितना, 70। फिर हमसे ये भी पूछा है कि योग बताओ। तो इस 60 से लेकर के 80 तक अगर हमें विषम संख्याएं देखनी है, तो औसत तो है 70, संख्याएं कितनी हो जाएगी, 10। कितनी संख्या है, 10 संख्या है। तो इंटू कर देंगे 10। 70 को 10 से गुणा करेंगे, आंसर हो जाएगा कितना, 700। कि कुल योग कितना है, तो कुल योग 700। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 के गुणज की प्रथम 20 संख्याओं का औसत कितना होगा। क्वेश्चन आया 5 के गुणज की प्रथम 20 संख्याओं का औसत कितना होगा। 5 की गुणज का मतलब है 5 से विभाजित हो, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये संख्याएं 5 के गुणज की संख्याएं होती है। तो क्वेश्चन में कहा है 5 के गुणज की प्रथम 20 संख्या बताओ। तो पहली संख्या कौन सी हुई, 5, और 20वीं संख्या कौन सी हो जाएगी, तो 100। कि 5 की 20वीं संख्या कौन सी होगी, 100। 5 को 20 से डायरेक्ट गुणा करेंगे तो 20वीं संख्या प्राप्त हो जाएगी। 20वीं संख्या कौन सी है, 100। बट्टा में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो 100 और 5 जोड़ देंगे, कितना होगा, 105। 105 में किसका भाग देंगे, 2 का भाग। तो 105 में 2 का भाग देंगे, आंसर होगा कितना, 52.5। कि 5 के गुणज की प्रथम 20 संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 52.5 होगा। एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए 3 के गुणज की प्रथम 20 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो भाई पहली संख्या तो 3 है, और 20वीं संख्या कौन सी है, 3 को 20 से गुणा कीजिए, 7। बट्टा में क्या कर देंगे, 2। 60 और 3 63। 63 के अंदर 2 का क्या देंगे, भाग। तो 2 का भाग देंगे, हो जाएगा 31.5। कि 3 के गुणज की प्रथम 20 संख्याओं का औसत कितना है, तो 3 के गुणज की प्रथम 20 संख्याओं का औसत 31.5 है। 3 के गुणज से मतलब 3, 6, 9, 12, 15, 18, ये 3 के गुणज की प्रथम संख्याएं होगी, जहां से 3 से शुरुआत होगी।
ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हीं क्रमागत 8 सम संख्याओं का औसत 17 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? क्वेश्चन आया किन्हीं क्रमागत 8 सम संख्याओं का औसत 17 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो हमें क्रमागत दे रखी है 8 सम संख्या और उनका औसत भी हमें दे रखा है कितना? 17। लेकिन 17 तो एक सम संख्या है नहीं, 17 तो एक क्या है? विषम संख्या है। तो भाई सम संख्या कौन सी होगी अगर क्रमागत है? तो 17 के पास में कौन सी संख्या है? 18। तो ये पहली संख्या, और 17 से एक कम 16, ये तो ये तो सम संख्या है ना 16 और 18, तो संख्या कितनी हुई भाई? 2 हुई। लेकिन ये कह रहा है सम संख्या क्रमागत कितनी है? 8 है। तो भाई 18 से आगे सम संख्या कौन सी? 20। 16 से पहले सम संख्या कौन सी? 14। तो संख्या कितनी हुई अभी तक? 4। फिर 20 से आगे सम संख्या 22। 14 से पहले सम संख्या 12। फिर 22 से आगे सम संख्या 24 और 12 से पहले सम संख्या 10। तो ये 8 क्रमागत सम संख्या है कि नहीं है? कि 10 से लेकर के 24 तक 8 क्रमागत संख्या है, और इनका औसत कितना है? 17 है। यानी औसत मतलब बीच वाला इनका क्या होगा? औसत होगा। तो औसत 17 है। पूछा यह कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है भाई? 24 है। क्वेश्चन ऐसा कहता सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 10 है। तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से। इसी के अंदर ऐसा भी दे सकता है वो कि किन्हीं क्रमागत 8 विषम संख्याओं का, ऐसा 8 विषम संख्याओं का औसत दे दे आपको सम, औसत है 16। औसत कितना है? 16। तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो 16 तो एक क्या है? सम संख्या है, तो इसे हम विषम में नहीं गिन सकते। लेकिन ये कह रहा है कि 8 क्रमागत विषम संख्या है, तो 8 क्रमागत है, इसके पास में विषम कौन सी हुई? 17। और यहां पर कौन सी हुई? 15। तो ये विषम संख्या हुई 2। कितनी हुई? 2। फिर 17 से आगे विषम संख्या 19। 15 से पहले विषम संख्या 13। 17 से आगे विषम 21। 13 से पहले 11। फिर 21 के बाद में 23 और इससे पहले 9। तो ये 9 से लेकर के 23 तक 8 विषम संख्या है, क्रमागत है, और इनका औसत कितना है? 16 है। पूछे सबसे बड़ी संख्या 23, सबसे छोटी संख्या 9। तो ये हो जाएंगे आपके औसत से संबंधित क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टेप और देखिए और आपके औसत से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया गया है किन्हीं 2 संख्याओं का औसत, किन्हीं 2 संख्याओं का औसत p है तथा दूसरी संख्या k है, तो पहली संख्या बताओ। तो पहली संख्या क्वेश्चन आ गया किन्हीं 2 संख्याओं का औसत p है तथा दूसरी संख्या k है, तो पहली संख्या बताओ। तो यहां पर कन्फ्यूजिंग हो जाती है कि p के ये क्या दे दिया, ये तो आंकड़े तो है नहीं, तो हम कैसे करें इसका आंसर? तो सिंपल सी बात है कि भाई औसत हमें ऑलरेडी दे रखा है, दोनों का कुल औसत कितना दे रखा है? p दे रखा है। भाई औसत कितना हमारे पास में? p। अगर 2 संख्याएं होती हमारे पास में तो हम क्या करते हैं? ऐसे तो करते हैं कि p इंटू 2 योग आ जाता। p इंटू 2 करते क्या आता? योग आता कि नहीं आता? जैसे मान लो यहाँ के देता कि औसत 6 है,
तो औसत 6 आप क्या करते, 6 इंटू 2 करते, तो योग आ जाता है क्या 12। और 12 में से यहाँ कोई भी संख्या देता कि दूसरी संख्या जैसे मान लो क्या देता कि 5, तो ये 5 आप घटाते कि नहीं घटाते कि 12 में से 5 घटाएंगे, पहली संख्या बच जाएगी कितनी 7। तो यहाँ पर हमें दो संख्याओं का औसत दे रखा है, औसत कितना है p, तो p को हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2p, और 2p माइनस क्या करेंगे k, तो हमारे पास से संख्या बच जाएगी ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा कि 2p माइनस k। तो इन औसत में से यानी कि योग में से k घटाएंगे तो बचेगा क्या, पहली संख्या बच जाएगी। कहानी समझ आ गई, बस इतना ही आंसर था। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कक्षा में 10 विद्यार्थियों 10 छात्रों की आयु का औसत 15 है तथा 20 छात्राओं की आयु का औसत 16 वर्ष है, तो कक्षा के सभी छात्र छात्राओं का औसत कितना है, छात्र छात्राओं की आयु का औसत कितना है, ये पूछना चाहता है। छात्र छात्राओं की आयु का औसत कितना है, तो क्वेश्चन है किसी कक्षा में 10 छात्रों की आयु का औसत 15 है तथा 20 छात्राओं की आयु का औसत 16 वर्ष है, तो कक्षा के सभी छात्र छात्राओं की आयु का औसत कितना है। तो अब देखिए कि भाई कक्षा के अंदर हमें 10 छात्र दे रखे और इन 10 छात्राओं का औसत कितना दे रखा है, आयु का 15। तो भाई एक का अगर 15 वर्ष है तो टोटल योग कर लेते हैं कि छात्राओं की आयु का कुल योग कितना है, तो 150। कि 10 छात्र है, 10 छात्रों की कुल आयु का योग कितना है 150। इसी हिसाब से आगे कह रहे हैं 20 छात्राओं, तो 20 छात्राओं का औसत दे रखा है 16 वर्ष, छात्राएं कितनी है 20, और प्रत्येक छात्रा की औसत आयु दे रखी है कितनी 16। तो टोटल अगर हम योग करें तो 20 इंटू 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा 320। फिर आगे क्वेश्चन में एक आया है तो कक्षा के सभी छात्र छात्राओं, तो भाई कक्षा के अंदर सभी छात्र और छात्राएं है कितना, 10 छात्र है 20 छात्राएं, तो कुल कितने हैं 30। कि भाई कक्षा के अंदर 30 विद्यार्थी है टोटल, और 30 विद्यार्थियों की कुल आयु कितनी है, तो 150 और 320 जोड़ लेंगे, कुल आयु कितनी हो जाएगी 470। और हमें यही पूछा है कि कक्षा के सभी छात्र छात्राओं की औसत आयु बताइए, तो हमारे पास में कुल योग है और कुल संख्या है, तो औसत चाहिए तो हम क्या करते हैं कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो राशियों का योग कितना है 470 और संख्या कितनी है 30, 0 से 0 कट जाएगा, 47 में 3 का भाग देंगे तो 4 में 3 का भाग एक बार बचा है 17, तो 15 से 2/3 वर्ष, यही इनका क्या आ जाएगा औसत आ जाएगा कि कक्षा के सभी छात्र छात्राओं का औसत कितना है, तो 15 से 2/3%। ये तो हो गया भाई आज आपके औसत से संबंधित कि आज जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब सारे कंप्लीट करवा दिए गए हैं, लेकिन ध्यान रखना कि जितने भी आपसे पढ़ाए जा रहे हैं वो सब सारे पूरे ध्यान के साथ में क्लासें लीजिए। जब तक जिन जिन ने पहले की क्लासें नहीं ले रखी है, जैसे प्रतिशत है, लाभांश है, साधारण ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज है, अनुपात समानुपात है, जिन जिन ने ये क्लासें नहीं देखी है वो एक बार इन क्लासों को देखे। दूसरी बात ये है कि अब एग्जाम नजदीक है
एसएससी जीडी का। एसएससी जीडी का 10 जनवरी से एग्जाम स्टार्ट होने वाले, कम समय बचा है, खूब मेहनत कीजिए इतने कम समय के अंदर कि ऐसा लगना चाहिए आपको कि आप अपने 15 दिनों को 45 दिन बना सके। 15 दिनों को कितने दिन बना सके? 45। मेहनत करनी, अब जो मेहनत करेगा यानी कि वर्तमान में जो मेहनत करेगा वो सभी क्या करेंगे? सक्सेस होंगे। पहले आप कितने पढ़े कोई मायने नहीं रखता कि आपने पहले 6 महीने पढ़े, 7 महीने लगातार पढ़े। अब जो 15 दिन कंटिन्यूटी पढ़ेगा या जिनका फरवरी के अंदर एग्जाम होगा एसएससी जीडी का, वो खूब मेहनत करेगा। 14 फरवरी तक एग्जाम है, खूब मेहनत करेगा। अभी जो मेहनत करेगा वही एसएससी जीडी के अंदर लगेगा। और जिन्होंने पहले मेहनत की है अब मेहनत नहीं की है तो वो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि 10th और 12th में कितने परसेंटेज है कोई मायने नहीं रखते। कंपटीशन के अंदर आप आते हैं, कंपटीशन में किस तरह से मेहनत करते हैं वो मायने रखते हैं। बीएड धारी घर पर रहता है, 10th क्लास वाला सिलेक्शन लेके चला जाता है। आज बीएड किए हुए बहुत सारे युवा हैं, तो बीएड किए हुए बेरोजगार घूम रहे हैं, फाइलें ली हुई। हमारे पास डिग्री है, क्या करेंगे डिग्री को? डिग्री के पढ़ले में गा देंगे। कभी पढ़ले का हजार डिग्री ने गाता मेरे बीएड करूड़ी है तो भी कान है, तो सीधी सी बात है कोई को नहीं वाला है। जॉब होनी चाहिए, 40-50 हजार रुपये इनकम, सरकारी नौकरी होनी चाहिए। 10th क्लास करते ही जॉब लगते हैं और जॉब नहीं लगते पूरी उम्र भी। तो वो पढ़ने का तरीका है कि कुछ होते हैं जो 20 साल तक पढ़ते हैं फिर भी नहीं लगते, और कुछ होते हैं जो केवल 6 महीने अध्ययन करते हैं और 6 महीने के अंदर नौकरी ले लेते हैं। तो उनके पढ़ने का तरीका होता है। वो एग्जाम नजदीक आते हैं तो हौसला अपना बढ़ाते हैं, और जो 20-20 साल पढ़ते हैं ना वो एग्जाम के बाद हौसला बढ़ाते हैं कि जब एग्जाम हुआ, एग्जाम का रिजल्ट आया, फिर कहते हैं महाराज दियो रे जे महीनों पढ़ लूं तो मैं पास कर जाऊं। अरे तो भाई वो अरमान तू 1 महीने पहले सोचता है एग्जाम से पहले कि अब मेरे पास में वक्त है, मैं पढ़ूं और मैं जॉब लूंगा, तो वो बंदा जॉब लेता है। आपके हाथ में आज मौका है, 20 दिन आपके पास में टाइम है। 20 दिन खूब होता है एसएससी जीडी के लिए, खूब मेहनत कीजिए, जरूर सिलेक्शन लेंगे। एक बात और बता देता हूं, वह इंसान कामयाब नहीं है जो इंसान अपने बाप के नाम से जाना जाता है। जब तक आपके पिता की पहचान आपके नाम से नहीं होती तब तक आप सक्सेस नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे और आप कहें कि मैं उसका पुत्र हूं, उसकी बजाय ऐसा हो कि आपका पिता आपके नाम से जाना जाए, उस दिन यह समझ लेना कि आपने कामयाबी हासिल की है, वरना आपने कामयाबी हासिल नहीं की है। तो वो आपकी पहचान आपको बनानी है। आपके पिता को तब गर्व फील होगा कि आज मैं अपने पुत्र की वजह से जाना जा रहा हूं, लेकिन उसके लिए ध्यान रखना कि काम ऐसा करना जिसके अंदर समाज की भलाई हो। कांड मत कर दीजिए कि फेमस हो जाऊं मैं, और मेरे को तो भी यही जानी से 2 तरीके से जाने जाते हैं, एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव जिस पर समाज गर्व करे, और नेगेटिव जिस पर गर्व ही कहे मैं तो जानू ही कोई गाँव को है कि मेरे तो घणे काके को बेटो भाई यार घणो रियल है, लेकिन फिर भी क्या वो के गांव के मां भी तो है मारे पार्टी अलग है, मांगे पार्टी अलग है, हगी जात पर पार्टी अलग है। और हगी अगर गांवों में होके पड़ोस का भी अगर जॉब लगा है, अच्छी पोस्ट है उसके पास में, समाज में उसकी रेपुटेशन है, तो उसका नाम आप दिंगाने खींच लिया वहां, वो मेरे बुआ के भी ननंद को है, वो मेरे बुआ, ये तो रिश्तेदार है हमारे, वे तो घर गई है बच्चे। तो ये होता है भाई, तो ये तभी होगा जब आप अपनी एक अच्छी रेपुटेशन बनाओगे, समाज में आपका नाम होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम कल के टॉपिक के अंदर।